नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और जो आपकी थर्ड यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स की, उसका आज ये एमसीक्यूज़ का लेक्चर है और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट होगी। तो आइए देख लेते हैं एमसीक्यूज़ किस टाइप के आपको दे रखे हैं इसमें। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़िए क्या लिखा है। तो लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखो नंबर ए में लिखा है कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, यानी न्यूटन का कणी का सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया था इसके द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। बोहर थ्योरी के द्वारा भी एक्सप्लेन नहीं था। वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो परिभाषित किया गया था, जो व्याख्या की गई थी, एक्सप्लेन किया गया था, इसे आप जानते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है जी। जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने थ्योरी दी थी कि जो एनर्जी है, रेडिएशन है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है, जिसे आप फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। और उस थ्योरी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एक्सप्लेन किया गया क्वांटम थ्योरी के आधार पर, ठीक है जी। क्वांटम थ्योरी, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका माने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखें, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा। लिखा है व्हेन लाइट, ठीक है जी। विच लाइट, कौन सी लाइट, व्हेन फॉल्स ऑन ए मेटल, जब किसी मेटल पर गिरती है, विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है। तो आपने डायग्राम में देखा होगा लेनार्ड और मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में विंडो से क्या गिर रही थी, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना। तो ये यूवी रेज, ठीक है जी, जिसे आप अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। ये वाली लाइट जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि ये किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन कर सके, ठीक है जी। इन्हें हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। तो सेकंड का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। तो आइंस्टीन की इक्वेशन आप जानते हो, के बराबर होता है ई माइनस डब्ल्यू, या ई बराबर डब्ल्यू प्लस के, ठीक है जी। तो के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ये भाई ये तो फिक्स रहेगा, फिक्स रहता है ना, ये तो ये भी कांस्टेंट है। एक किसी मटेरियल के लिए, सरफेस के लिए न्यू नॉट भी फिक्स रहता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू पे डिपेंड करती है के, ठीक है जी। तो 3 का क्या आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है जी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी भी किसकी, तो इंसिडेंट लाइट की। तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, उनका इमिशन की जो रेट है, वो किसका डायरेक्ट फंक्शन होती है, ठीक है जी। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन, भाई आप खुद बताओ, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा फोटोन्स आएंगे, पता है ना, मैंने बता रखा है अच्छे से कि इंटेंसिटी के बढ़ाने का मतलब है फोटोन्स का बढ़ना।
और फोटोन्स का बढ़ने का मतलब है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना का निकलना, इमिशन, डायरेक्ट फंक्शन किसका है, इंटेंसिटी का है ना। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इंटेंसिटी का फंक्शन है ये। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी, निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। ठीक है जी, फोर्थ का ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होनी चाहिए वो किसकी यूनिट होती है, तो ये यूनिट है एनर्जी की। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन भी आप याद रखना, क्या पता एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक स्मॉल यूनिट है, तो फिफ्थ का हो जाएगा ए। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, उसकी एनर्जी पूछी है फोटोन की। तो आप जानते हो E बराबर एच न्यू होता है, ठीक है जी, और न्यू बराबर होता है C/λ। वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है तो E न्यू की वैल्यू रखो तो कितना आएगा hc/λ। ठीक है जी, तो 6th का आपका हो जाएगा hc/λ है ना, कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, तो ये भी आपसे है ना क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे E बराबर एच न्यू, यानी फॉर्मूले भी आप लोग याद रखें, फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट। आपको मैंने बताया था रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0। ठीक है जी, याद रखियो। और डायनेमिक मास के मैंने डेरिवेशन करा रखे हैं। ठीक है जी, फोटोन का डायनेमिक मास का डेरिवेशन क्या होता है करा रखे हैं। तो 7th का क्या हो जाएगा, ए पार्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है, 0 होता है, या फोटोन का मास एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में कितना होता है, 0। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण क्या है। तो मैंने बताया आपको ब्लैक बॉडी अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरण को, समस्त रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे इमिट भी कर देती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है जी, एंड परफेक्ट रेडिएटर। ठीक है, तो यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, रेडिएटर, रेडिएट करना है ना, विकृत करना, विकृत करना मतलब इमिट करना। ठीक है जी, रेडिएट भी आप इसे कह सकते हो, यानी विकृत भी करती है, निकालती भी है, इमिट करती है, उत्सर्जित करती है और एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है जी, तो दोनों काम अच्छे से करती है, वही क्या होती है आपकी ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है जी, और ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रैले जीन्स है ना, रैले जीन्स लॉ होल्ड्स गुड, अच्छी तरह होल्ड करता है कहाँ पर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए है ना, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक है जी, इस तरीके से तो आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था वीन का जो फॉर्मूला है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए होता है, रैले जीन्स का फॉर्मूला होता है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, और मैक्स प्लांक का जो फॉर्मूला है, प्लांक्स फॉर्मूला, वो सभी वेवलेंथ के लिए होता है। आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है ना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है जी, तो और जो रैले जीन्स का लॉ है वो आपका लॉन्गर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है। ठीक है जी, तो 9th का क्या हो जाएगा, यानी रैले, ठीक है जी, और जीन्स। ठीक है जी, रैले जीन दोनों का जो लॉ है
ये आपका अप्लाई होता है कौन सी वेवलेंथ पर, तो मैंने बताया आपको लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, ठीक है जी। और थ्योरी में पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो 9th का ए। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट। तो मैंने आपको बता रखा है कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, ठीक है जी। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, डेल्टा लैम्डा, और ये होता है वेवलेंथ बढ़ जाती है तो लैम्डा डैश बढ़ के हो जाएगी लैम्डा से, तो लैम्डा डैश में से लैम्डा घटाओ, ज़्यादा वाली में से कम वाली घटाएंगे, तो डेल्टा लैम्डा होता है कॉम्पटन शिफ्ट, यानी वेवलेंथ में चेंज, ठीक है जी, चेंज इन वेवलेंथ। तो 10 का क्या आ जाएगा, देखो चेंज कह दो या शिफ्ट कह दो, तो शिफ्ट इन वेवलेंथ आ जाएगा, यानी 10 का आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है सारे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पर डिपेंड करती है। तो कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है डेल्टा लैम्डा बराबर होता है h अपॉन एम नोट सी, ठीक है जी, और 1 माइनस कॉस फाई। तो फाई है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है जी, प्रकीर्णन कोण। तो डेल्टा लैम्डा आप देखें फाई पर ही डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो फाई पर डिपेंड करता है यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, है ना। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग आ जाएगा यानी फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। 11th का ए। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेज, जैसे ही वेवलेंथ घटती है रेडिएशन की तो इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी की क्या होती है। मैंने एक ग्राफ बताया था लैम्डा और आई के बीच, है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो ग्राफ इस तरीके का था, ठीक है जी, याद हो आपको। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है जी, ग्राफ इस तरीके का था। तो शुरुआत में देखो ग्राफ आगे चल रहा है, इसका मतलब लैम्डा बढ़ रहा है और इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है जी। और फिर इंटेंसिटी देखो एक निश्चित इसमें देखते हैं, देखो ग्राफ आगे की तरफ चल रहा है तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है और इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है जी। तो वेवलेंथ शुरुआत में देखो वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर क्या होती है, घटती है। तो देखो यही वाला ऑप्शन होना चाहिए जिसमें वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में इंक्रीजेस, या तो बढ़ती है, बढ़ रही है ना, तो बढ़ती ही नहीं है केवल। नंबर सेकंड में है घटती है, डिक्रीजेस, घटती है तो घट भी नहीं रही, बढ़ और घट दोनों रही है। नंबर सी में कहा फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले घटती है, तो देखो पहले घट का रही है, आप देखो ग्राफ आगे चल रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी ग्राफ ऊपर चल रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। और ये ग्राफ में मैंने आपको समझा रखा है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, जब आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडीज, जो रेडिएशन इमिट होता है हॉट बॉडीज के द्वारा वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उसे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिट होता है, ठीक है जी, या हॉट बॉडीज के द्वारा इमिट होता है, उसे आप क्या कहते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 13th का ए। क्लियर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि विकिरण, कृष्णिका का विकिरण कहते हैं हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैंने बताया था ल्यूमर एंड प्रिंगसेम, बताया था ना
इन्होंने स्टडी की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की, तो प्रिंगसेम का नाम दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है जी, तो प्रिंगसेम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 14th का डी। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर कैसा होता है। तो देखो ग्राफ मैंने बताया इस तरीके का ग्राफ है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन आ जाती, तो क्या आ जाएगा 15th का ए। ठीक है जी, वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का है ना, वो कैसा है। ठीक है जी, यहाँ पे ई लैम्डा भी आप ले सकते हो इस तरीके से। तो एनर्जी के साथ साथ एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेवलेंथ के साथ, ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द रेशो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशो दे रखा है, यानी लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 दे रखा है। ठीक है जी, भाई लैम्डा m मैक्सिमम वेवलेंथ 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग कितना रेशो दे रखा है, 5:8। आपसे पूछा है रेशो बताओ टेम्परेचर का, यानी T1 रेशो T2 बता दो। तो आप इसमें वीन्स फॉर्मूला लगा देंगे। आप एक फॉर्मूला जानते हो, लैम्डा m इंटू टी बराबर b, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 इंटू T2। ऐसा न्यूमेरिकल कराए थे, तो जिनके MCQs हैं विशेष रूप से न्यूमेरिकल्स को भी वो अच्छे से तैयार करें, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं MCQs में। लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 बराबर आ जाएगा T2 अपॉन T1। ये लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 दे रखा है 5/8, तो T2 अपॉन T1 क्या आया, 5/8 रख दो इसकी जगह तो, और इसे पलट दो, तो T1 अपॉन T2 क्या आएगा, 8/5, यानी कि 8:5। ठीक है जी, तो 8:5 है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल देख लेंगे आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या लिखा है, ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, वो क्या करती है, तो वो हर तरीके का रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरता है उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेती है। ठीक है जी, तो वो कहलाती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17th का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ए ब्लैक बॉडी रेडिएट्स, एक ब्लैक बॉडी है, कितनी एनर्जी इमिट करती है, रेडिएट करती है, ई। ठीक है जी, वॉट पर मीटर स्क्वायर एट ए टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच रिलेशन स्टीफन्स लॉ से मिलता है, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, और टेम्परेचर घट के कितना हो जाए, T/2। तो ई पूछा है, मान लो ये E1 था या ये ई था, अब जो पूछा है ई डैश पूछा है आपसे, तो ई डैश बराबर क्या आएगा, सिग्मा टी डैश की पावर 4, और टी डैश कितना है, तो उसने कहा टी डैश पहले का कितना है, आधा हो गया, तो टी डैश की वैल्यू रख दो, सिग्मा T/2 की पावर 4, तो ई डैश आएगा है ना 1/16 सिग्मा टी की पावर 4, और सिग्मा टी की पावर 4 क्या है, ई, तो यह आ जाएगा E/16। ठीक है जी, 18th का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, E/16। क्लियर है, ये स्टीफन्स लॉ के आधार पर न्यूमेरिकल था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है 2 स्टार्स, 2 स्टार्स हैं ए और बी, दोनों की मैक्सिमम एनर्जी दे रखी है, आपसे टेम्परेचर पूछा है दोनों का, तो यानी E1 दे रखा है कितना, 3600, ठीक है जी, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है 2 स्टार्स, हाँ मैक्सिमम एनर्जी होती है इतनी वेवलेंथ पर,
यानी कि ये लैम्डा m1 है, वेवलेंथ दे रखी है ना एंगस्ट्रॉम में, और ये दे रखी है लैम्डा m2 दूसरे की, कितनी 4800 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा है रेशो बताओ दोनों के टेम्परेचर्स का, यानी T1 रेशो T2 बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी मैंने बताया लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 T2। आपको T1 अपॉन T2 चाहिए तो T1 अपॉन T2 अपॉन में ले आओ, और ये लैम्डा m2 के अपॉन में ले जाओ लैम्डा m1, ये वाला। लैम्डा m2 कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम, और ये है आपका 3600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, 0 से 0 कटेगी, और ये 12 3 36, 12 4 48, तो 4/3 यानी कि 4:3। ठीक है, आंसर आएगा इसका 4:3, यानी 19वें का ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्या कह रहा है इसमें, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन। देखो हीट रेडिएशन भी एक तरीके का रेडिएशन है, और रेडिएशन कैसा भी हो, है ना, उसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम की बात हो रही है, तो वैक्यूम में किसके बराबर होगी, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, है ना, लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये 3rd यूनिट के MCQs मैंने आपको कराए, इनमें आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, यूनिट आपकी कंप्लीट होती है, और 4th यूनिट अब स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।